Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the fifth lecture of your advanced structure analysis. In this lecture, we will understand about the MDM method, or we can say the moment distribution method. Basically, we will understand the basic part of basic terminology and the starting portion of the moment distribution method. Okay. So, basically moment distribution method means हम किसी भी स्ट्रक्चर में मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनली हमको सपोर्ट्स पर और बीम के एंड्स पर हमें मूवमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एनालिसिस करना होता है, बेसिकली मूवमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है. ओके, सो हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म की बात कर लेते हैं. जैसे कि साइन कन्वेंशन की बात करें, हम अपने एमडीएम मेथड में साइन कन्वेंशन में क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेते हैं. इसी साइन कन्वेंशन को हमने कल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ही फॉलो किया था, जिसके कारण जो लेफ्ट मूवमेंट हमारे पास आता था फिक्स हैंड मूवमेंट, दैट विल बी द नेगेटिव एंड द राइट वर्ड मूवमेंट विल बी द पॉजिटिव मूवमेंट. ओके, सो हम इसमें भी साइन कन्वेंशन को इस तरीके से फॉलो करेंगे. दूसरी चीज़ आती है इसमें मूवमेंट स्टिफनेस फैक्टर. व्हाट इज द मूवमेंट स्टिफनेस फैक्टर, और वी कैन से मूवमेंट स्टिफनेस. ओके, मूवमेंट स्टिफनेस मीन्स कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर को या किसी बीम को रोटेट करते हैं, दिस इज अ बीम, बेसिकली दिस सपोर्ट इज फिक्स एंड दिस इज अ हिंज सपोर्ट. किसी स्ट्रक्चर के सपोर्ट को रोटेट करते हैं बेसिकली, तो रोटेशन के कारण जो आने वाला एंगल है, ओके, जो एंगल है, एंगल अपॉन जो एंगल मूवमेंट अपॉन जो एंगल आता है उसको बोलते हैं स्टिफनेस. या बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स आने के कारण जो डेल्टा आता है, ठीक है, तो एफ अपॉन डेल्टा विल बी टर्म एज द स्टिफनेस. दिस इज इट इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिफ्लेक्शन. एंड अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ स्लोप के बीच में, तो बेसिकली मूवमेंट अपॉन स्लोप इज कॉल्ड एज ए स्टिफनेस. तो यहाँ पर कैसे बात करेंगे, अगर हम इस बीम को लेते हैं जिसमें एक सपोर्ट हमारे पास फिक्स है, दूसरा सपोर्ट हमारे पास हिंज है, और हम हिंज सपोर्ट पर एक मूवमेंट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारे पास इस सपोर्ट पर एक स्लोप जनरेट हो जाता है थीटा. ओके, तो यहाँ पर जो थीटा जनरेट होगा उसके वैल्यू यहाँ पर होगी थीटा इज इक्वल टू ml अपन 4EI. और हम जानते हैं कि स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस होता है एम अपॉन थीटा. तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस टाइप के बीम की जो स्टिफनेस की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 4EI अपॉन एल. ओके, मीन्स इस बीम की बात करें, इस बीम में फिक्स सपोर्ट है. अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड, या बोल सकते हैं दोनों सपोर्ट हमारा हिंज होता है, अगर किसी बीम का दोनों सपोर्ट हिंज होता है बेसिकली, और यहाँ पर एक मूवमेंट अप्लाई करते हैं, इस मूवमेंट के कारण हमारे पास डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके से आता है और थीटा. ठीक है, यहाँ पर जो थीटा जनरेट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, दिस विल बी एम, होती है ml अपॉन 3EI. सो इस 3EI के कारण जो स्टिफनेस बेसिकली इस बीम में आएगी वो होगी K इक्वल टू 3EI अपॉन एल. अगर हम नॉर्मली बात करें, स्टिफनेस बेसिकली किसी मटेरियल रेजिस्ट जिस तरीके से करता है, अपनी स्ट्रेंथ के कारण फोर्स को रेजिस्ट करता है, उस फोर्स अपॉन डिफ्लेक्शन मीन्स या उसमें रोटेशन, मूवमेंट अपॉन रोटेशन की वैल्यू को कहते हैं स्टिफनेस. तो अलग अलग लोड कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग मूवमेंट कंडीशन के हिसाब से, मूवमेंट प्लस सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से जो हमारे पास स्टिफनेस आती है, फिक्स सपोर्ट के लिए हमारे पास आ जाती है K इक्वल टू 4EI अपॉन एल, एंड द हिंज सपोर्ट के लिए हमारे पास स्टिफनेस आ जाती है 3EI अपॉन एल. इसको याद रखना क्योंकि ये MDM मेथड में आगे वर्क करेगा. ओके, तो स्टिफनेस की बात कर लिया. फिर बात करते हैं जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर में. तो जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर होता क्या है, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फ्रेम बनाता हूँ, उससे समझते हैं. एक कॉमन सा फेमस फ्रेम स्ट्रक्चर है. दिस सपोर्ट इज फिक्स्ड, दिस इज हिंज and this support is fixed. Okay, let's say this is a point, this is B point, this is C and this is D. The sectional property of this AB beam is I1 and L1. Basically E is aim for the all beam, and this I2 and L2, I3
and L3. So what is the joint stiffness factor basically? अब हमारे पास ये तीन जो बीम हैं वो एक जॉइंट से कंबाइंड रोटेट जुड़े हुए हैं। अगर हम इस जॉइंट को रोटेट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से थीटा रोटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो रोटेशन हमारे तीनों बीम में साथ में जाएगा और कॉमन रोटेशन होगा। मीन्स इसका भी रोटेशन थीटा होगा, इसका भी थीटा है, इसका भी थीटा है। ओके, दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट जनरेट होता है जिसके कारण यहाँ पर रोटेशन पैदा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट के कारण रोटेशन होगा। अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मूवमेंट विल बी एम, जिसके कारण थीटा जनरेट हो रहा है सारे बीम में, तो वो मूवमेंट की वैल्यू तीनों बीम में बराबर या उसके स्टिफनेस के बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बराबर तो नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसके स्टिफनेस के बेसिक्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बेसिकली इसी को बोलते हैं जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम बात करें मूवमेंट की, एम अप्लाई किया है, रोटेशन विल बी द थीटा ए इन ऑल द बीम, तो हमारे पास जो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम विल बी द, दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, दिस फार एंड इज सपोर्ट, फार एंड इज फिक्स, तो फार एंड फिक्स है तो हमारे पास स्टिफनेस की वैल्यू होती है कितनी, 4EI1 अपॉन L1 इंटू थीटा प्लस तो सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पर फार एंड हिंज है। फार एंड और हिंज का मतलब क्या होता है, फार एंड के बारे में समझ लें थोड़ा। अगर हमारे पास सपोर्ट है कुछ इस तरीके का, हमारे पास कुछ बीम है, जिस बीम में जिस साइड में मूवमेंट लगाया जाता है उस सपोर्ट को बोलते हैं नियर एंड, और उसके अपोजिट सपोर्ट को बोलते हैं फार एंड। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली बेसिकली देखा क्या कि हम मूवमेंट अगर यहाँ लगा रहे हैं और हमारा फार एंड अगर फिक्स है तो स्टिफनेस हमारे पास आती है, उसकी वैल्यू होती है 4EI/L। अगर मूवमेंट हम लगाते हैं किसी एंड पर और फार एंड उसका हिंज होता है तो हमारे पास स्टिफनेस की वैल्यू होती है 3A/L। तो उसी की बात करेंगे, इसी तरीके से देखेंगे। तो हमारे पास जो मूवमेंट आया है यहाँ पर बेसिकली इस सपोर्ट में, हमारे पास फार एंड कैसा है, फार एंड हमारा फिक्स है, तो हमारे पास जो स्टिफनेस होगा वो 4A/L। यहाँ पर हमारे पास फार एंड वो हिंज है, तो हमारे पास जो मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3EI2, क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 अपॉन L2 इंटू थीटा है लास्ट वन। ये इसमें फार एंड फिक्स है तो यहाँ पर स्टिफनेस की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल 4EI3 अपॉन L3 इंटू थीटा है। ओके, रोटेशन विल बी द सेम बिकॉज एक जॉइंट है, एक जॉइंट को हम अगर रोटेट करते हैं तो सारे हमारे पास सारे बीम उसी तरीके से रोटेशन पैदा करते हैं। ओके, यहाँ पर आ गया। अब बेसिकली हम क्या जानते हैं कि एम होता है क्या जनरली, अगर एम अपॉन थीटा ए करेंगे बेसिकली तो हमको क्या मिलेगा, अगर एम अपॉन थीटा हम यहाँ पर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बेसिकली स्टिफनेस ऑफ इंडिविजुअल बीम, और वी कैन से स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। ओके, तो इसको ही बोलते हैं, समेशन को ही बोलते हैं, इस वैल्यू के को ही बोलते हैं अपन जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर। जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर। ओके, तो ये जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर की बात हुई, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ जॉइंट की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। अब हमारे पास जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर आ गया, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास किसी एक जॉइंट की स्टिफनेस आ गई, उसी के साथ साथ हमने इंडिविजुअल बीम की स्टिफनेस निकाल दी, तो उस स्टिफनेस के बिहाफ पर जो मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मीन्स किस मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट के हिसाब से, किस मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट को बोल सकते हैं, मीन्स मूवमेंट का कितना पार्ट हम किस बीम को देंगे उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी मूवमेंट को अप्लाई किया जा रहा है किसी एक जॉइंट पर ए पर, जहाँ रोटेशन हो रहा है थीटा ए, तो उसके कारण जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा बेसिकली, तो ए बी बीम की बात करें, हम इसी स्ट्रक्चर को लेंगे। इस स्ट्रक्चर में अगर ए बी बीम को बात करें तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए बी बीम, मूवमेंट इन ए बी की बात कर रहे हैं तो इट विल बी 4EI1 इंटू थीटा ए अपॉन L1। ठीक है, इसको सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा स्टिफनेस ऑफ बीम ए बी इंटू रोटेशन। ओके,
दैट विल बी बेसिकली कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट इन ए बी, एम डी ए बी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम अदर बीम्स की निकालें, मीन्स एम डी ए सी की बात करें, तो एम डी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डी ए सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3E/2 L2 into theta, okay, and the last beam MD AD, yes AD, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4EI3/L3 into theta. This is the individual movement distribution या distributed movement in a different beam cases, okay. अब हम इसका अगर रेशियो लेते हैं, मीन्स तीनों पार्ट में अगर बात करें तो हमारे पास आई, थीटा ए और सम कोफिशिएंट की वैल्यू की बात करें तो कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। तो अगर हम इसको एक तरीके से बात करें, अगर हम इसको रेशियो में टर्म से बात करें तो एम डी ए बी इज टू एम डी ए सी इज टू एम डी ए डी का रेशियो क्या हो जाएगा। बेसिकली अगर रेशियो की बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रेशियो मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा I1/L1, तो सेकंड वन इज 3/4 I2/L2 एंड थर्ड वन इज I3/L3। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेसिकली उसका डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट या बोल सकते हैं रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बीम, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्टिफनेस बीम। तो हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके के रेशियो आ गए। तो अगर हम बात करेंगे तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बीम की बात करेंगे तो ए बी की बात करेंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट की बात हुई, थीटा से डिवाइडेड हो गया। तो अगर I1/L1 आता है कुछ वैल्यू तो I1/L1 को बोलेंगे हम रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ए बी। उसी तरीके से बिकॉज इसका जो फार एंड था वो कैसा था, फार एंड हमारा क्या था फिक्स था, इसीलिए आया। अगर हम फार एंड हमारा हिंज होता है, हिंज में हमारे पास कितनी आ रही वैल्यू, हिंज की बात करें तो हिंज में रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सपोर्ट बेसिकली या एसी बीम की आ रही है 3/4 टाइम्स ऑफ I1/L1 एंड थर्ड वन इज दिस इज I2/L2 एंड थर्ड वन AD की आएगी I3/L3, ओके, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपल एक पॉइंट की बात करें, इस पे यहाँ से हम समरी बता सकते हैं या फिर कंक्लूजन दे सकते हैं कि रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ बीम बेसिकली वेयर द फार एंड इज फिक्स इट विल बी द I/L ऑलवेज, ओके। तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ beam which has basically that far end is fixed, the relative stiffness is I/L, and the relative stiffness when far end is hinge it will be the 3I/4L। बेसिकली hinge की relative stiffness कम होती है, बेसिकली दिखना हम देख सकते हैं 3/4 टाइम्स होती है और इसकी 1 टाइम्स होती है। तो बेसिकली दिस इज अ रिलेटिव स्टिफनेस, इसका आगे काम आएगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ओके। तो हम अभी क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात कर रहे थे। तो अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकाले नहीं हैं। हमने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात की थी, बेसिकली हमने केवल स्टिफनेस की बात की है, हम उसके रिलेटिव स्टिफनेस की बात की है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फार एंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास ये बीम है, दिस सपोर्ट इज फिक्स, दिस इज हिंज। हम यहाँ पर मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं एम, इसके कारण जो इफेक्ट यहाँ पर आता है तो इस सपोर्ट को जहाँ पर मूवमेंट अप्लाई करते हैं दैट एंड इज कॉल्ड एज नियर एंड एंड अदर एंड इज कॉल्ड एज फार एंड, ओके। उसी तरीके से अगर दूसरी की बात करें, अगर हमने यहाँ पर इधर सपोर्ट पर हमने अगर मूवमेंट अप्लाई किया है तो दैट एंड इज कॉल्ड एज नियर एंड एंड अदर एंड इज कॉल्ड एज फार एंड। तो फार एंड के बारे में बेसिकली आप समझ गए होंगे, मैंने वहाँ भी समझाया था। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या हो जाता है, हमने स्टार्टिंग में बात की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब था कि उसके स्टिफनेस के बिहाव पर उसमें जो मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज जो कोफिशिएंट आता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस के बिहाव पर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सपोर्ट और ऑफ अ मेंबर और अ बीम
कह सकते हैं कि स्टिफनेस ऑफ मेंबर दैट पर्टिकुलर मेंबर अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स एट अ पर्टिकुलर जॉइंट, जिस पर हमारे पर जॉइंट हो रहे हैं सारे मेंबर, ठीक है। तो इसको सही तरीके से लिखें तो हम अपने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे अगर इसको सही तरीके से लिखें तो हम अगर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ए बी, मीन्स हम किसी मेंबर का निकाल लें, यहाँ पर हम ए बी मेंबर का निकालने की कोशिश करते हैं, तो ए बी मेंबर का अगर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर ए बी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर ए बी हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस ऑफ सिंगल मेंबर, तो स्टिफनेस ऑफ सिंगल मेंबर क्या था 4EI1 अपॉन L1, दिस इज स्टिफनेस ऑफ अ particular AB member divided by distribution factor stiffness of the all members. तो first one is a AB 4EI upon L1 plus 3/4 times of EI2 upon L2 plus 4 सॉरी यहाँ 3 होगा, 4 क्यों हो गया ये, तो 3 times of EI upon EI2 upon L2 और लास्ट वन हमारे पास होगा 4 टाइम्स ऑफ EI3 अपॉन L3, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टिफनेस फैक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव स्टिफनेस भी हमने पढ़ी रखी हुई है, हम जानना है कि रिलेटिव स्टिफनेस क्या होता है। तो रिलेटिव स्टिफनेस की बात की थी, रिलेटिव स्टिफनेस निकाली थी 3/I/L, जहाँ पर I/L का मतलब था कि जहाँ पर फार एंड फिक्स है तो उसकी रिलेटिव स्टिफनेस होती थी I/L, और फार एंड अगर हमारा हिंज होता था तो रिलेटिव स्टिफनेस होती थी 3/4 टाइम्स ऑफ I/L, ओके ये होती थी। तो उसके बिहाफ पर भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके बिहाफ पर अगर हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, तो उसके बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब होता है कि रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर डिवाइडेड बाय द टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ऑल मेंबर्स एट अ पर्टिकुलर जॉइंट, ओके। तो यहाँ भी हम अगर निकालना चाहें किसके लिए, फॉर किसी पर्टिकुलर ए बी बीम के लिए, तो यहाँ पर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ अ ए बी बीम, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ए बी बीम हमारा कितना आया था देख लेते हैं। रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ए बी बीम आया था हमारे पास I1 अपॉन L1, वैल्यू रखते हैं I1 अपॉन L1, और अदर बीम्स की क्या थी, हमारे ए बी बीम की थी I1 अपॉन L1, AC बीम की थी 3/4 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन L1, और AD बीम का था 3/4 टाइम्स ऑफ I2 अपॉन L2, क्योंकि सेक्शनल प्रॉपर्टी हर किसी की अलग अलग थी। और हम लास्ट की बात करें कि AD बीम की बात करें तो उसकी जो स्टिफनेस रिलेटिव स्टिफनेस था वो था I3 अपॉन L3, ठीक है। अगर हम बेसिकली AC बीम की निकालने की बात करें जिसमें फार एंड हमारा हिंज होता है, तो उसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ AC बीम, it will the distribution relative stiffness of a particular AC beam. What is the relative stiffness of particular AC beam is a 3/4 times of I2 upon L2. So relative stiffness is 3/4 times of I2 upon L2 divided by the total relative stiffness of the all members. So this is I1 upon L1 plus 3/4 times of I2 by L2 plus I3 by L3, okay. So this is a distribution factor of a AC beam and this is distribution factor of a beam. This is very important, इसको हम MDA मेथड में अच्छी तरीके से समझेंगे, ओके। अब हम आगे बात करते हैं आपकी कैरी ओवर मूवमेंट के बारे में। व्हाट इज अ कैरी ओवर मूवमेंट? कैरी ओवर मूवमेंट का मीन्स मतलब होता है कि हम जानते हैं कि जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, मूवमेंट झेलने की जो कैपेसिटी होती है, वो बेसिकली हमारा फिक्स सपोर्ट रख पाता है। फिक्स सपोर्ट में भी रिएक्शन आती है मूवमेंट की, तो उसके अंदर ही मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। हिंज में मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर हिंज सपोर्ट में मूवमेंट अप्लाई हो जाता है तो इस MDM मेथड में क्या होता है कि उस मूवमेंट का कुछ पार्ट हम फिक्स सपोर्ट को डोनेट कर देते हैं या कैरी ओवर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं विद साइन को अपोजिट करके, तो इसको बोलते हैं कैरी ओवर मूवमेंट। तो कैरी ओवर मूवमेंट की अगर बात करें तो अगर सही तरीके से हम अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज ए फिक्स सपोर्ट, दिस इज ए हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में अगर हमारे पास दिस इज B जॉइंट, दिस इज A जॉइंट, हिंज सपोर्ट में हमारे पास एक मूवमेंट अप्लाई करते हैं M मूवमेंट। तो हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट तो नहीं बियर कर पाता है,
तो इसका कुछ पार्ट, उसका कुछ कैरी ओवर हमारे पास ए सपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन अपोजिट साइन से। हमने यहाँ पे साइन अपोजिट कर दिया है बेसिकली। तो इसका आधा पार्ट, हाफ पार्ट मीन्स m/2 पार्ट हमारा कैरी ओवर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्हेन मोमेंट m इज अप्लाइड एट द पिन द मोमेंट कैरिड ओवर टू अ फिक्स फार एंड इज m/2, ठीक है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग बात करें तो कुछ कैरी ओवर फैक्टर की बात करती आती है कि कैरी ओवर कितना हुआ है, या कैरी ओवर फैक्टर की बात करें तो कैरी ओवर फैक्टर की बात करें, कैरी ओवर फैक्टर होता है हमारे पास, व्हाट इज ए कैरी ओवर फैक्टर? कैरी ओवर फैक्टर कहलाता है कि कैरीड ओवर मोमेंट बाय ए सपोर्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मूवमेंट या अप्लाइड मूवमेंट। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स सपोर्ट द्वारा जो कैरिड ओवर मूवमेंट है वो कितना है यहाँ पर m/2, अप्लाइड मूवमेंट है m, तो m/2 डिवाइडेड बाई m हमारे पास आएगा 1/2। तो इस तरीके के सपोर्ट से या इस तरीके के बीम के लिए जो कैरिड ओवर फैक्टर होता है दैट विल बी द 1/2। ओके, अब एक दूसरे तरीके का बीम भी होगा जिसमें दोनों सपोर्ट हो सकते हैं, हिंज हो, ठीक है। तो दूसरे तरीके के बीम जिसमें दोनों सपोर्ट हिंज हैं, ओके, दोनों सपोर्ट हिंज हैं, ठीक है, दोनों सपोर्ट हिंज है हमारे पास। तो यहाँ पर जो कैरिड ओवर मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, मींस हम जानते हैं कि अगर इसमें मूवमेंट m अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि ये भी मूवमेंट को बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो कैरी ओवर मूवमेंट वो जीरो होगा, इसी तरीके से कैरी ओवर फैक्टर भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली अबाउट द कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मूवमेंट। ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा बीम होते हैं, कुछ अलग तरीके के बीम होते हैं जिसमें हमको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करनी होती है, जिसमें फार एंड हमारा कुछ अलग तरीके से हो। तो एक केस देखते हैं जिसमें फार एंड हमारा फिक्स्ड हो। फिक्स्ड की बात करें या फिक्स ना कह के वॉल की बात करें कि उसके बाद वॉल ही वॉल हो और हमारा फार एंड या हिंज हो। तो पहला केस बात करते हैं जिसमें हमारा फार एंड फिक्स हिंज हो, सॉरी वॉल हो। तो हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, सपोर्ट या बोले जाए यहाँ पर वॉल है बेसिकली हमारे पास, दिस इज वॉल। ओके, यहाँ से एक बीम अटैच है हमारे पास कुछ इस तरीके का। इस बीम में दो सपोर्ट हैं, फर्स्ट वन इज हिंज एंड सेकंड वन आल्सो इज हिंज। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करनी है तो हमारे पास एक एंड ए है, एक एंड बी है, एक एंड सी है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें इस ए जॉइंट की। अब ए जॉइंट एंड जॉइंट हमारा, ध्यान सुनना, ए जॉइंट एंड जॉइंट है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कितना इधर इफेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें वॉल की स्टिफनेस की, तो वॉल बेसिकली हम रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं। रिजिड बॉडी मीन जिसमें हम कितना ही फोर्स अप्लाई करें उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए। तो डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इट मीन्स अगर बात करें स्टिफनेस क्या होता है F/, डेल्टा। रिजिड बॉडी की बात की जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, चाहे कितना फोर्स लगाते हैं, तो डिफॉर्मेशन अगर नहीं आती तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर बेसिकली डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इट मीन्स रिजिड बॉडी की स्टिफनेस इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पर हम इसको रिजिड बॉडी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ दिस ए जॉइंट, दिस इज ए जॉइंट। ओके, ये ए जॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो स्टिफनेस ऑफ अ बीम के ए बी डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ अ टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल द बीम्स मीन्स स्टिफनेस ऑफ अ ए बी प्लस स्टिफनेस ऑफ दिस वॉल विच इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस स्टिफनेस इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट विल बी द जीरो। मीन्स इस सपोर्ट पे, मीन्स फिक्स सपोर्ट पे या किसी वॉल सपोर्ट पे कोई भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा होता है उसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो टोटल मूवमेंट इसी सपोर्ट पर कैरी किया जाएगा, इस सपोर्ट पर माना जाएगा। ठीक है, हम अगली क्लास में बेसिकली एक क्वेश्चन देखेंगे अच्छा सा, उसमें हम पूरे को एक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात होगी फिक्स सपोर्ट की। अगर हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की, मीन्स
हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग सपोर्ट है, हमारे पास सी दिख रहा होगा, ये सपोर्ट पूरा हिंज है। तो हम बात करें इस हिंज सपोर्ट की, इस हिंज सपोर्ट पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, हिंज जॉइंट पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट सी। अब जॉइंट सी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जॉइंट सी पर केवल एक ही मेंबर है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करे, मीन्स केवल सी बी मेंबर है, सी बी मेंबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी के सी बी डिवाइडेड बाई के सी बी, मीन्स टोटल 1 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 हो जाएगा, मीन्स इस पर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, इस मूवमेंट हम 0 कर देते हैं। ये अगर फार एंड होता है तो यहाँ पर हम ट्रांसफर आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखेंगे उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज एंड इट विल बी 1। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक पार्ट था जिसमें हमने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा। एक बार दोबारा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ टर्म्स की, जिसका हम एप्लीकेशन करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे हमारी अपकमिंग क्लासेस में, एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने बात की साइन कन्वेंशन में। तो एमडीएम मेथड में, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में बेसिकली हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। फिर बात है मूवमेंट स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस मीन्स मूवमेंट अपॉन रोटेशन। ओके, तो किसी सपोर्ट पे अगर किसी बीम पर मूवमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो मूवमेंट आ रहा है डिवाइडेड बाय दैट रोटेशन विल टर्म एज स्टिफनेस। स्टिफनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टिफनेस के बिहाव पर मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे कि अगर इसकी बात करते हैं जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर पे, मींस हमारे पास कोई एक बीम, कोई एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, इस पर जॉइंट है और जॉइंट पे कुछ मूवमेंट अप्लाई किया जा रहा है। तो मूवमेंट कुछ अप्लाई किया गया है तो उस मूवमेंट का किस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मींस उस मूवमेंट को हमें अलग अलग बीम में किस किस तरीके से देना है, तो उसके लिए हमें स्टिफनेस फैक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर क्या है, जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर का मीन्स कि इस जॉइंट का क्या स्टिफनेस है। जॉइंट का स्टिफनेस मीन्स इस बीम के, इस जॉइंट से जुड़े हुए सारे बीम के जो स्टिफनेस होंगे उन सबका समीशन कहलाता है बेसिकली जॉइंट स्टिफनेस फैक्टर, जो हमने यहाँ पर देखा। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखी, नेक्स्ट थिंग देखी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मीन्स जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को, मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो किस पे बेसिस होता है, उसकी स्टिफनेस पर। तो हमने देखा कि अलग अलग स्टिफनेस अगर बीम की बात करें तो हमारे पास आती थी 4EI/L1 इंटू थीटा है, 3EI/L2 थीटा ए और 3EI/3L3 थीटा है। तो और अगर रेशियो के हिसाब से बात करें, रिलेटिव टर्म में बात करें तो वो वैल्यू हमारे पास आती थी, रिलेटिव में बात करें तो आती थी I1/L2, I3/4, I2/L2 और I3/L3। तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास हो जाता था उस बीम की, उस मेंबर की पर्टिकुलर स्टिफनेस अपॉन टोटल स्टिफनेस ऑफ ऑल जॉइंट। ओके, उसी तरीके से रिलेटिव में बात करें तो रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ पर्टिकुलर बीम अपॉन टोटल रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ऑल द मेंबर्स। उसी तरीके से आगे हमने बात की कैरी ओवर मूवमेंट की। तो फार एंड अगर हमारे पास हिंज है तो m/2 कैरी ओवर हो जाता है और फार एंड हमारा हिंज है तो 0 कैरी ओवर होता है। उससे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने फिक्स का और हिंज का देखा। ओके, तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। We will continue our this MDM method in the upcoming lectures. Okay, thank you for watching. Thank you.